सालिक साहब, ये अमेरिका की तमाम तर हर्डल्स के बावजूद ईरान ओमान मुआहिदा तय पा गया है. डू यू थिंक दिस मीन्स द एंड ऑफ अमेरिकन मोनोपोली और डू वी सी अनदर बिग वॉर ऑन द होराइजन? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया. मेरे नज़दीक अमेरिका का जो रेट है, अमेरिका की जो रिस्पेक्ट है ओवर द वर्ल्ड, वो कंटिन्यूसली अरोड हो रही है. और ये पर्टिकुलरली जंग जो इट वाज, एक तो ये इल कंसीव्ड, इल प्लान्ड ये जंग थी जिसने कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है. बहुत लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव्स के साथ अमेरिका आया था ईरान के ऊपर चढ़ाई करने, लेकिन वो सारे ऑब्जेक्टिव्स अभी पीछे रह गए हैं, बैक बर्नर पे चले गए हैं. और एक मेन इशू जो है वो रह गया, जो इस वक्त सरफेस पे है, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किसी तरीके से खुलवाया जाए. 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो यहाँ तक स्टेटमेंट दी कि वेरी सून वी आर अबाउट टू डिफीट ईरान, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो डिक्लेयर करेंगे एज यूएस टेरिटरी. लेकिन ऑन ग्राउंड जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो वो तो वन कैन से कि इट इज़ ओनली डे ड्रीमिंग, वेयर एज इस तरह की इंडिकेशंस कोई नहीं है. तो जो एग्रीमेंट जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं, ये डेफिनेटली अमेरिका का जो डिज़ायर और विश है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अपनी इजारादारी रखे, वो बुरे तरीके से हर्ट होगा इससे. और अभी तक जो अपैरेंटली नज़र आ रहा है कि ईरानियन जो विश और डिज़ायर है वो पूरी होती नज़र आ रही है, और अमेरिका की जो विश और डिज़ायर है वो उससे मैं समझता हूँ कि विद एवरी पासिंग डे अमेरिका दूर होता जा रहा है. सालिक साहब, मैं वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके मुताबिक खलीजी ममालिक जिसमें सऊदी अरब, कतर और यूएई शामिल हैं, वो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं अमरीकी सदर की पॉलिसी से. जो खित्ते का सिफारती तवाजुन है, उस पर क्या असरात होंगे इस चीज़ के? ये जैसे मैंने पिछले आंसर में भी जिक्र किया कि ये जो जंग थी, दिस वाज इल कंसीव्ड, इल प्लान्ड एंड पुअरली एग्जीक्यूटेड, जिसकी वजह से जो अमेरिकन लॉसेस हैं वो तो हमें सामने नजर आ रहे हैं. लेकिन एक सबसे बड़ा लॉस ये है कि अमेरिका ने जो उसकी अलायंसेस थी वो जो है वो अंडर स्ट्रेस आ गई हैं. मिडिल ईस्ट में उसके जो एलाइज थे वो दे आर नो मोर रेडी टू ट्रस्ट अमेरिका, डिपेंड ऑन अमेरिका, और वो अल्टरनेट ऑप्शन देख रहे हैं. ये जो हमारा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, इसके ऊपर काफी डिस्कशन चल रही हैं कि ये हु इज द मूवर बिहाइंड इट. आज के जो मैं ट्वीट्स मैंने देखे हैं पेपे एस्कोबार वगैरह के चाइना ने ये ड्राइव किया है इस तरह का एग्रीमेंट. और यहाँ तक भी बातचीत चल रही है कि सऊदी अरेबिया ने बहुत क्लियरली अमेरिका को ये कह दिया है कि लीव अस अलोन एंड लेट अस सॉर्ट आउट द मैटर्स आवरसेल्व्स. एंटिसिपेटेड था इस जंग के बाद जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो बदलेगा मिडिल ईस्ट का, क्योंकि इससे पहले पूरी रिलायंस जो थी वो अमेरिका के ऊपर थी. लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने जंग के दौरान कंडक्ट किया, एक तो ये है कि दे वर अनएबल टू प्रोटेक्ट देयर एलाइज, दूसरा ये है कि उनकी जो ज्यादा फोकस था वो अपनी प्रोटेक्शन और इजराइल की प्रोटेक्शन में था. तो एक बहुत बड़ा लेसन इमर्ज हुआ है कि सिक्योरिटी किसी को सबलेट नहीं की जा सकती, हर किसी ने अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है. लेकिन चूंकि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास कैपेसिटी नहीं है, वसाइल जरूर है, कैपेसिटी नहीं है टू डू द सिक्योरिटी पार्ट, तो उन्हें किसी ना किसी पर रिलाय करना होगा. सो जाहिरन ये नजर आ रहा है कि फ्यूचर में ये जो जिस तरह का जिसको हम भी कह रहे हैं कि जिसके चांसेस हैं कि ये ग्रो करेगा, दिस विल बी फंक्शनिंग टू इंश्योर सिक्योरिटी, और उसके पीछे जो है वो जो ड्राइवर होगा वो चाइना होगा. सो अमेरिका का इन अ वे ड्रॉ डाउन है इस रीजन से. मुझे एक याद आती है एक बुक रिटन बाय पराग खन्ना, फ्यूचराइजेशन, जिसमें उसने कहा था कि फर्स्ट एशिया विल बी एशियनाइज्ड. दैट मीन्स कि एशिया का कंट्रोल एशियंस के पास आ जाएगा, एंड देन द वर्ल्ड विल बी एशियनाइज्ड 21st सेंचुरी में. तो हमें ये जो है एशिया की एशियनाइजेशन नजर आ रही है कि जहाँ पे एशिया के जो प्लेयर्स हैं वो खुद मैनेज करेंगे एशिया को, ना कि वेस्टर्न पावर्स आके इसको मैनेज करें. सालिक साहब, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी, एक सवालनामा भेजा है अमेरिका ने नेटो को, जिसमें उन्होंने दिफाई बजट की बात की है और अड्डों के इस्तेमाल के बारे में भी सवालात उठाए हैं. आपके ख्याल में ये एक रेगुलर बाई एनुअल रिव्यू है, या डू यू थिंक अमेरिका इज ट्राइंग टू डिक्टेट इट्स आइडियोलॉजीज ओवर यूरोप?
देखिए, मैं यहाँ पे ये जिक्र करना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब 45th प्रेसिडेंट बने थे यूएस के, तो उस वक्त ये एक थॉट आई थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ही इज गोइंग टू बी एजेंट ऑफ chaos, क्योंकि अमेरिका को पता चल चुका है कि जो अमेरिका ने पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ग्लोबल सिस्टम लाए थे, दे वर बिगिनिंग टू बेनिफिट एनिमीज ऑफ अमेरिका मोर देन अमेरिका इटसेल्फ। सो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्रैकन जो एक सी मॉन्स्टर है उससे कंपेयर किया गया, और ये कहा गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप विल शेक अप एवरीथिंग एंड देन रीबिल्ड these organizations। तो आपने उसका एक प्रोसेस तसलसल देखा कि ऑलमोस्ट 30 के करीब जो ग्लोबल कमिटमेंट्स थी उससे अमेरिका ने विड्रॉ किया। नेटो के साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह के रिलेशनशिप उनका अमेरिका का चल रहा है। अमेरिका की ये डिमांड है कि देयर इज नो फ्री लंच, आपने अगर हम आपके लिए कोई ऑब्लिगेशन पूरी कर रहे हैं तो यू हैव टू पे फॉर दैट। सो मच सो कि ग्रीनलैंड की थ्रेट क्रिएट की गई नेटो को प्रेशराइज करने के लिए। और आपने ये भी देखा कि अभी रिसेंटली अमेरिका ने कुछ अपने नेवल फोर्सेस जो है वो इस रीजन से विड्रॉ भी की, और नेटो में एक कंसर्न आया कि वो भी शायद टोटली डिपेंडेंट नहीं हो सकेंगे। ये जो ईरान यूएस वॉर है, इसमें भी आपने देखा कि नेटो उस तरीके से फोर्थकमिंग नहीं था जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिमांड किया। ऑल्दो स्टार्ट ऑफ वॉर में प्रेसिडेंट ट्रंप सेड कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब मुश्किल पड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेज शुरू हुई तो प्रेसिडेंट ट्रंप स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड द एलाइज ऑफ ये जो नेटो यूएई यूरोप के हैं। सो ये मैं समझता हूँ कि ये वही डिस्टेंसेस बढ़ रही हैं, और अमेरिका जो है वो कंपेल्ड है टू गो बैक टू द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, जहाँ से उन्होंने अपनी इजारादारी शुरू की थी 1823 में। वहाँ उनके लिए थ्रेट्स बढ़ रही हैं, तो वो अपने इंटरनल डोमेन और आइसोलेशनिज्म को फॉलो करते हुए दे आर बीइंग कंपेल्ड टू लुक इनवर्ड एंड अपना जो उनका अपना रीजन है उसके ऊपर फोकस करें रादर देन वो बाहर की ऑब्लिगेशंस को पूरा करें। सालिक साहब, ये सलामती काउंसिल या जो भी इस एरिया के इशू रिजॉल्व करने वाली पार्टीज हैं वो क्यों नहीं स्टेप इन कर रही टू रिजॉल्व दिस डिप्लोमेटिक टसल रिगार्डिंग द मिसिंग पायलट्स? मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया जब से यूनिपोलर वर्ल्ड बनी अमेरिकन डोमिनेशन के साथ आफ्टर कोल्ड वॉर, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, तो एक्सपेक्टेड तो ये था कि दुनिया द वर्ल्ड विल बिकम मोर जस्ट एंड फेयर। लेकिन चूंकि एक सिंगल हेज पॉन उन्हें अपने सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा जरूरी थे, सो जो ग्लोबल हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक यूएनओ, वो तो एम्बेसडर साहब बहुत अच्छे तरीके से इस पे कमेंट कर सकेंगे कि दे हैव बीन रेंडर्ड टू अ नॉन एंटिटी। मतलब यूएस ने उनको प्रेशराइज करना शुरू किया, उनको जूते की नोक पे रखा, उनकी जो कन्वेंशंस थी उनको बिल्कुल उन्होंने बलाए ताक रखा। सो मैं अगले दिन पढ़ रहा था कि एक तरफ सदाम हुसैन ने पता नहीं 2 या 3 यूएन कन्वेंशंस की वायलेशन की थी और उसको जो है वो हैंग कर दिया गया। वेयर नेतन्याहू जो है उसने कुछ 70 या 80 यूएन कन्वेंशंस की वायलेशंस की हैं और ही स्कॉट फ्री एंड ही इज थ्राइविंग। तो ये वो टाइम आया जबकि मैं समझता हूँ कि दुनिया सबसे ज्यादा अनजस्ट और अनफेयर रही है एज कम्पेयर टू एनी टाइम इन द पास्ट, बिकॉज सिंगल हेज पॉन था और उसने ही सारा कुछ करना था। अगर मैं आपको यूएस ईरान की वॉर की एग्जांपल दूं, तो स्टार्ट के ऊपर तो यूएस वाज़न्ट पुश्ड कि यूएनओ का क्या उसके ऊपर ओपिनियन है, लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो गया तो यूएस को उसी यूएनओ के पास जाना पड़ा कि आपको हमें हेल्प करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में। तो ओवरऑल ये जो इश्यूज जिनका आप जिक्र कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि जैसे OIC बहुत अरसे से एक डेड हॉर्स बन चुका है, उसी तरीके से यूएनओ ने भी अपनी एक जो एफिकेसी और अपनी इफेक्टिवनेस लूज किया ओवर पीरियड ऑफ टाइम।